ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। पार्ट Yes, फोर्थ, sir. Yes, sir. सबसे पहली बात, पार्ट फोर्थ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 36 to 51 डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं डीपीएसपी। तो डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी जो स्टेट की पॉलिसी है उनको कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, उनको कुछ गाइडलाइंस दी गई है, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये पार्ट फोर्थ है आर्टिकल 36 to 51। अब पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे। पहला फैक्ट क्या है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट फोर्थ में है आर्टिकल 36 to 51 एंड वी हैव बोरोड दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बारो किया है आयरलैंड यानी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद इसको कॉपी किया है फ्रॉम स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। यानी पहले ये स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन में थी, स्पेन की कॉन्स्टिट्यूशन, और वहां से आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको कॉपी किया था और हमने खुद इसको आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया। तो यहाँ पे तीन चीजें आपको समझनी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल किस पार्ट में है? पार्ट फोर्थ में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के कौन से आर्टिकल है? 36 to 51। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को हमने कहां से बारो किया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव बोरोड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट इज आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए क्योंकि हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, अंबेडकर या नेहरू या गांधी या बाकी जितने भी लोग थे, वो चाहते थे कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, एक डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, एक लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन और एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए। क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें फेस की थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें थी, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, 60 कॉन्स्टिट्यूशन को कंसल्ट किया, जिसमें उन्होंने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी एक चीज़ ले ली, वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उन्होंने कहा कि हमारी स्टेट की जो गवर्नमेंट बनेगी या स्टेट जो हमारे पास है, उनके लिए हम पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ गाइडलाइंस लिख के रखें कि जब भी आप रूल करोगे, जब भी आप पॉलिसी बनाओगे, जब भी आप लॉ बनाओगे, जब भी आप कोई कानून बनाओगे, तो इन प्रिंसिपल्स के मुताबिक काम करना। मगर ये जरूरी तो नहीं है, कंपलसरी तो नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता ये कर सकते हो। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिस्क्राइब्ड इट एज नोबल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसने इसको नोबल फीचर बोला, एक खास, एक यूनिक फीचर है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का। नंबर थर्ड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसेबल, दैट इज वन कैन नॉट गो टू कोर्ट। कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉन जस्टिसेबल है, इसके लिए हम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। स्टेट की मर्जी है कि वो इन प्रिंसिपल्स पे काम करे, इनको इंप्लीमेंट करे, ये चीजें हमें प्रोवाइड करे तो ठीक, लेकिन हम कोई यहाँ से डिमांड नहीं कर सकते कि ये हमें क्यों नहीं मिला और हम कोर्ट में जाके इसके ऊपर केस फाइल करें। नहीं, कोर्ट भी हमारी कोई मदद नहीं करेगा, वो भी कहेगा भाई ये नॉन जस्टिसेबल है, ये स्टेट की मर्जी है, वो करे या ना करे। द एम ऑफ डीपीएससी टू एस्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। फिर हमने क्यों डीपीएसपी को लाया? जब ये नॉन जस्टिसेबल है, जब ये कंपलसरी नहीं था, तो क्यों रखा? इसलिए ताकि हम इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं। क्योंकि इंडिया की जो स्टेट थी वो ब्रिटिशर्स चलाते थे 47 तक। अब सिर्फ पावर ट्रांसफर हुआ, इंग्लैंड से ट्रांसफर हुआ पावर, ब्रिटिश क्वीन ने ट्रांसफर पावर किया इंडिया को। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब सिर्फ पावर ही ट्रांसफर हुआ। उससे क्या फर्क होगा? पहले अंग्रेज रूल करते थे, अब हमारी अपनी गवर्नमेंट, कांग्रेस या कोई और पार्टी करती है। लेकिन असल में है कि उनकी स्टेट पुलिस स्टेट थी। हम नहीं चाहते हमारी स्टेट सिर्फ पुलिस स्टेट हो, जिसका मतलब होगा टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस करना पुलिस का काम नहीं, बल्कि हम चाहते हैं हमारी स्टेट जो है वो एक वेलफेयर स्टेट बने, जो लोगों की वेलफेयर के लिए काम करे, खास तौर से जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उस वीकर सेक्शन के लिए काम करे। तो वेलफेयर स्टेट कहते हैं एक ऐसी स्टेट को विच प्रोवाइड्स द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। वेलफेयर स्टेट इज दैट स्टेट विच प्रोवाइड्स द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। क्योंकि हिंदुस्तान में गरीबी थी, हिंदुस्तान में लोग जो है कास्ट की वजह से, लैंग्वेजेस की वजह से, रिलीजन की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। तो इसलिए हमने सोचा कि इंडिया को हमें बनाना है वेलफेयर स्टेट, और ये तब पॉसिबल होगा जब ये डायरेक्टिव्स हम इम्प्लीमेंट करेंगे। समझ आया? Yes, sir.
जैसा आपको पता है फंडामेंटल राइट्स में लीगल सैंक्शन है कि अगर वो नहीं मिले तो वो हम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है मॉरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शन। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्यों है? क्योंकि ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे जो लीडर्स होते हैं, हमारे जो पॉलिटिशियन होते हैं, ये उनकी मॉरल और पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये चीजें हमें प्रोवाइड करे। जैसे अभी आपकी गवर्नमेंट जब बनी तो गवर्नमेंट ने इलेक्शन से पहले कहा था कि हम आपको बिजली फ्री देंगे, हम सिलेंडर दे देंगे या कोई और चीज़। तो ठीक है, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अब इस वक्त जब हम उनको बोल रहे हैं, वो कहते हैं भाई हम करेंगे, हम इनकार तो नहीं करते, लेकिन अभी हमारे पास पैसा नहीं है, इतने फंड्स नहीं है। तो इसी तरह डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी समझो ऐसे ही तरह है कि स्टेट इनकार तो नहीं करती, स्टेट कहती है हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास वो फैसिलिटी, वो चीज़, फंड्स की कमी है या किसी और चीज़ की कमी है, तो हमें कुछ टाइम लगेगा, हमें कुछ टाइम दीजिए। तो मॉरल और पॉलिटिकल सैंक्शन है। एंड द एम ऑफ डीपीएसपी इज टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो ये हुआ कि हमें आज़ादी मिली, हमें गवर्नमेंट हमने अपनी बनाई, हम गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, हमारे अपने रूलर्स है। लेकिन डीपीएससी का मकसद है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना। यानी जो अभी समाज में पिछड़े तबके हैं, गरीब लोग हैं, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, वुमेन है, जिनकी हालत ठीक नहीं है, तो उनको भी पूरी तरह से जो है फ्रीडम प्रोवाइड करना। और ये तब पॉसिबल होगा जब अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, इलिटरेसी खत्म होगी, बैकवर्डनेस खत्म होगी। इसीलिए डीपीएसपी को रखा गया। समझा ना आपको? जी सर। Yes, sir. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर लाइक द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कहते हैं जो 1935 एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, उसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का एक एक्ट था। तो आप समझो ये वही है जो डायरेक्शंस वहां पे दी गई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी थी, वो ही डायरेक्शंस हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाली। तो इसको वहां पे उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन का नाम दिया था, हमने इनका नाम रखा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसके बाद शुरू होता है हमारा टॉपिक आर्टिकल आर्टिकल 36, जो पहला आर्टिकल है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का, जिसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट है और स्टेट को बताया गया है इट डायरेक्ट्स द स्टेट टू एस्टैब्लिश ए वेलफेयर स्टेट। ये आर्टिकल स्टेट को डायरेक्ट करता है कि आप स्टेट को जो है वेलफेयर स्टेट बना दो। हम सिर्फ स्टेट नहीं बनाना चाहते, यस यू आर ए स्टेट, यू आर इंडिपेंडेंट स्टेट, यू आर सॉवरियन स्टेट, आपको आज़ादी मिल गई है, लेकिन अब आपको एक वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश करनी है। और वेलफेयर स्टेट के फीचर्स क्या है कि आपको गरीबों के लिए, लोअर कास्ट्स के लिए, वुमेन्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए काम करना होगा। और ये तब पॉसिबल होगा जब इन डायरेक्टिव्स को आप फॉलो करोगे। तो इसमें डेफिनेशन बताई गई। फिर आर्टिकल 37 इसमें आता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसेबल। साथ ही बताया गया भाई ये जो प्रिंसिपल है दे आर नॉट कंपलसरी बट फंडामेंटल टू द गवर्नेंस, मगर गवर्नमेंट चलाने के लिए भी जरूरी है। जो भी कोई गवर्नमेंट बनेगी उनकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन डायरेक्टिव्स के ऊपर काम करे, जितना उनसे हो सके वो ये चीजें लोगों को प्रोवाइड करे। फंडामेंटल तो नहीं है लेकिन बेसिक है उनके लिए। ठीक है। Yes, sir. अब इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ जी सर। प्रिंसिपल्स। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है, इनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, सेकंड कैटेगरी है गांधीयन प्रिंसिपल, थर्ड कैटेगरी है लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल कौन से है? क्योंकि आपको पता है प्रियम्बल में हमने डिक्लेयर कर दिया है दैट इंडिया विल बी ए सोशलिस्ट कंट्री। क्या मतलब है उसका? India socialist country है। So जहाँ पे where the mixed economy exists. हाँ, और सर जहाँ और पे जहाँ पे और सर सबको सोशली इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है। ठीक। यानी जो प्रियम्बल में हमने एक वर्ड ऐड किया है सोशलिस्ट स्टेट, दैट इंडिया इज अ सोशलिस्ट स्टेट। इंडिया में सोशलिज्म होगा, लेकिन ये सोशलिज्म रशिया जैसा नहीं होगा कि यहाँ प्राइवेट सेक्टर को ग्रो नहीं करेंगे, सिर्फ पब्लिक सेक्टर होगा, बल्कि यहाँ पे हम गरीबों के लिए खास प्रोविजंस रखेंगे, विडोज के लिए, ओल्ड एज के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, शेड्यूल कास्ट्स के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हम बहुत सारे प्रोविजंस रखेंगे। उनकी वेलफेयर के लिए काम करेंगे, उनको खाना मिलेगा, उनको रोटी मिलेगी। जैसे आज हम देखते हैं हजारों स्कीमें गवर्नमेंट ने बनाई है,
फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि विडोज के लिए पेंशन, फिजिकली हैंडीकैप के लिए पेंशन, अगर किसी के पास मकान नहीं होता तो उसको 1, 2 लाख 3 लाख रुपए दिए जाते, इंदिरा आवास योजना शर्ट दिया जाता है। अगर किसी को राशन के लिए पैसा नहीं तो उसको बीपीएल कैटेगरी में, एआईवाई कैटेगरी में फ्री राशन दिया जाता है। अगर किसी बंदे को बेटी पैदा होती है तो उसको लाडली बेटी स्कीम दी जाती है, उसके अकाउंट में 2-2 हज़ार डाले जाते हैं। अगर किसी गरीब लड़की की शादी करनी होती है तो उसको गवर्नमेंट पैसा दे देती है। इसी तरह हजारों स्कीमें गवर्नमेंट ने बनाई। अनएम्प्लॉयड यूथ को मंथली जो है उनको भी कंपनसेशन दिया जाता है। इसी तरह बहुत सारी और भी स्कीमें हैं। मनरेगा स्कीम है जिसमें वर्किंग डेज दिए जाते हैं, गाँव के अंदर ही आपको काम दिया जाता है 100 वर्किंग डेज का। तो ये सारी स्कीमें हैं असल में सोशलिज्म से इन्फ्लुएंस, वरना कौन देगा ये चीज़ें, कौन देंगी फ्री ऑफ कॉस्ट? ये सोशलिज्म का ही आइडिया है कि जिनके पास बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ नहीं है उनको वो प्रोवाइड करो। और इसी से हमारी जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स भी इन्फ्लुएंस थे सोशलिज्म से, क्योंकि गांधी भी सोशलिस्ट था, नेहरू भी सोशलिस्ट था, एमएन रॉय भी सोशलिस्ट था, और बी आर अम्बेडकर तो ज़्यादा अनटचेबल्स की बात करता था। तो इसीलिए उन्होंने जो है सोशलिस्ट प्रिंसिपल बनाए, जिसमें आर्टिकल 38 पहले बोलता है स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल, कि स्टेट को एक ऐसा सोशल ऑर्डर बनाना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहिए जिसमें लोगों की वेलफेयर के लिए काम हो जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड हो। अब कौन सी फैसिलिटीज? 39 आर्टिकल, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कि जो काम करता है और अगर जितना काम करता है उतना उसको पैसा मिलना चाहिए, उतना उसको पे, उतना उसको वेजेस मिलने चाहिए। इसको हम बोलते हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। यानी अगर दो बंदे हैं काम कर रहे हैं किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी डिपार्टमेंट के अंदर, और एक जैसा काम कर रहे हैं, तो इन दोनों को इक्वल पे मिलना चाहिए। क्योंकि ये जो डिस्क्रिमिनेशन होती थी और आज भी होती है बहुत सारी जगहों पे, कि दो एक जैसा काम दो बंदे करते हैं लेकिन इक्वल उनको ट्रीट नहीं किया जाता। खास तौर से वुमेन अगर कहीं काम करती थी तो उसको उतने वेजेस नहीं मिलते थे जितने मेन को मिलते थे। कहते थे मर्दों को ज़्यादा मिलेगा, औरत को कम मिलेगा, क्योंकि औरत इतनी कैपेबल नहीं है, ये नहीं कर सकती है, इसलिए इसको सैलरी कम दे दो। या इसी तरह से जो है अंग्रेज खास तौर से क्या करते थे, जो उनके अपने लोग होते थे उनको जॉब देते थे, उनको अच्छी सैलरी, अच्छी तनख्वाह देते थे, उनको अच्छा पैकेज देते थे, लेकिन जो गरीब होते थे हिंदुस्तानी उनको उनको वो थर्ड क्लास कैटेगरी में रखते थे। तो हालांकि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है दिस इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, लेकिन ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। स्टेट को ये गाइडलाइन दी गई है कि जितना हो सके इस प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करो, लेकिन अभी तक ये प्रिंसिपल पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आप देखेंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी आप देखोगे दो बंदे हैं, इसका ये भी टीचर है, ये भी टीचर है, लेकिन इस बंदे को 2,000 सैलरी मिलती है, इसको 50,000 मिलती है। क्यों? गवर्नमेंट कहती है ये तो आरटी लगाना रहबर तालीम, इसलिए इसको बराबर सैलरी नहीं मिलेगी। या आप पुलिस में देखो, एक एसपीओ होता है, दूसरा कांस्टेबल होता है, दोनों का काम एक जैसा होता है, दोनों सुबह से लेकर शाम पे ड्यूटी तक बैठते हैं, लेकिन एसपीओ को 5 या 6,000 दिए जाते हैं, पुलिस वाले को 50,000 दिए जाते हैं। एवं डॉक्टर आप देखिए, एक एमबीबीएस डॉक्टर होता है हॉस्पिटल में, उसको 1 लाख रुपया सैलरी होती है। वहीं पे दूसरा कंट्रेक्चुअल डॉक्टर लाया जाता है जिसने एमबीबीएस किया होता है, उसको 30 से 40,000 दिए जाते हैं। या लेक्चरर या बाकी डिपार्टमेंट्स में। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो ये प्रिंसिपल है, ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं है। आप ये क्लेम नहीं कर सकते। कल आप जाके कहीं पे काम करोगे और आप देखोगे वहां पे कोई एडवोकेट है, वो 1 लाख रुपया सैलरी लेता है, आपको 10,000 रुपये दिए जाएंगे, तो आप नहीं कहोगे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। लेकिन ये प्रोविजन रखा गया है कि स्टेट को कोशिश करनी है कि इस प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करे। समझ रहा आपको? इससे और इसी में दूसरा है अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चों की सेहत का खास ख्याल रखना है। बच्चों की सेहत की डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारी स्कीमें चलानी है। हालांकि गवर्नमेंट चलाती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, जो आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं इनको मिड डे मील दिया जाता है, इनको टीके लगाए जाते हैं, और इसलिए क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, तो ये भी प्रोविजन था इसमें। फिर है आर्टिकल 39A, जो पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं था, ये 42nd अमेंडमेंट 1976 में जो है ऐड हुआ
42nd अमेंडमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट मानी जाती है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके ज़रिए से बहुत सारे आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐड हुए और एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है 39A जो है ऐड हुआ। और ये 39A बड़ा इंपॉर्टेंट है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पीपल। यानी कहा गया कि भाई जस्टिस तो मिल रही है, अमीर और गरीब के बीच में लड़ाई होगी तो दोनों कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट फैसला सुनाएगा कि किसके हक में देना है। तो जिसके हक में जाएगा, जो सही होगा, सही रास्ते पे होगा, उसको मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन ये उठा बाद में कि जब अमीर और गरीब के बीच में लड़ाई होगी, ज़मीन का कोई तनाज़ा होगा, अमीर आदमी तो जाएगा, गाड़ी में जाएगा, जहाज़ में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, हाई कोर्ट भी जाएगा और बड़े से बड़े वकील को हायर करेगा, उसको फ़ी देगा, केस लड़ेगा। लेकिन गरीब आदमी के पास किराया भी नहीं होगा, गरीब आदमी के पास वहाँ जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है, गरीब आदमी के पास कोई वकील को फ़ी देने के लिए पैसा भी नहीं। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट ही विल गेट जस्टिस? तो इक्वल जस्टिस कहाँ मिलेगी? ये तो माइट इज राइट होगा। फिर इस आर्टिकल को ऐड किया गया जिसमें बोला गया फ्री लीगल एड टू द पीपल, कि गरीब आदमी को फ्री लीगल एड दिया जाएगा, यानी इसको फ्री लीगल सर्विस दी जाएगी। अगर ये कोर्ट में जाएगा तो वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से इसको एक फ्री एडवोकेट दिया जाएगा जो इसकी तरफ से केस लड़ेगा और इसको जस्टिस प्रोवाइड की जाएगी, इसको कोई फी वगैरह उसको देनी नहीं पड़ेगी। और आज हम देखते हैं इसको हमारे जरूरी है, हाँ इसको जरूरी है वहां पे गवर्नमेंट ये एडवोकेट लेना या फिर प्राइवेट भी? नहीं, प्राइवेट या गवर्नमेंट, फीस तो देनी, खर्चा तो लगेगा ना। ओके। अगर दो आदमियों के बीच में डिस्प्यूट होगा उसके लिए आपको एडवोकेट को हायर करना है और एडवोकेट फीस चार्ज करता है। आप क्या कल फ्री लड़ोगे किसी का केस? कोई गरीब आदमी आपके पास आएगा, कहेगा मेरा केस लड़ो, तो आप क्या फ्री लड़ोगे? सर लेकिन आप ये डायरेक्ट प्रिंसिपल है ना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे एडवोकेट वहां पे गवर्नमेंट का एडवोकेट अवेलेबल होगा जो इनको फ्री सर्विस देगा। और आज हर एक कोर्ट में एक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, जो गरीब आदमी को लीगल एड प्रोवाइड करते हैं, लीगल सर्विस प्रोवाइड करते हैं या एडवोकेट्स प्रोवाइड करते हैं और कहते हैं आपकी तरफ से हम केस लड़ेंगे अगर आपके पास पैसा नहीं है। ये जो है फंडामेंटल, ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल बनाया गया। इसी तरह फिर इसमें 41 आर्टिकल भी जोड़ा गया, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एटसेट्रा। कि राइट टू वर्क जो है ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। स्टेट को बोला गया कि आप लोगों को काम दीजिए, और काम ही नहीं, जो काम कर सकता है उसको काम दीजिए, और जो काम नहीं कर सकता उसको असिस्टेंस दीजिए, उसको फ्री दीजिए पैसा। किसको? अगर अनएम्प्लॉयड कोई है, अगर कोई ओल्ड एज है, बुजुर्ग, अगर कोई बीमार बंदा है, तो इनको आप असिस्टेंस दीजिए, पब्लिक असिस्टेंस दीजिए, इनको आप पेंशन दीजिए। और अगर कोई बंदा काम करना चाहता है उसको काम दीजिए। तो राइट टू वर्क इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, इट इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अगर ये राइट टू वर्क फंडामेंटल राइट होता तो फिर अगर आपको जॉब नहीं मिलता या काम नहीं मिलता, आप कोर्ट में जाके केस करते कि भाई मुझे सैलरी दे दो, मुझे काम दे दो, और गवर्नमेंट आपको मजबूर होती है आपको जॉब देने के लिए या काम देने के लिए। लेकिन ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, स्टेट को गाइडलाइन दी गई है कि आप इनको काम दीजिए। हालांकि गवर्नमेंट ने फिर इसको वहीं पे नहीं रखा, राइट टू वर्क को जो है इसके ऊपर काम हुआ और 100 वर्किंग डेज मनरेगा के अंदर लोगों को दिए जाते हैं। एक साल में आपको 100 वर्किंग डेज मिलेंगे, आप काम कर सकते हो और आपको उसके बदले में एक जॉब कार्ड बनाना है, आपको पैसे भी आपके अकाउंट पे आ जाएंगे, चाहे मेल है फीमेल, और वो भी अपने ही गाँव के अंदर। समझा ना आपको? इसको राइट टू वर्क यानी इसको मनरेगा बोलते हैं। और बाकी जो ओल्ड एज, सिकनेस या अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको तो ऑलरेडी मिलता है कंपनसेशन, 1000, 2000, 500 जो भी है। ठीक सर, इस मनरेगा को रिसेंटली ये अमेंड किया गया ना, जीराम जी बिल। पहले ये एक तो इसका नाम चेंज हो गया, दूसरा अब ये 100 वर्किंग डेज नहीं है, शायद इसमें 125 शायद इसमें वो डे ऐड कर दी गई। लेकिन ये असल में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, राइट टू वर्क को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लोगों को काम दिया जा रहा है।
तो 42 आर्टिकल भी इसमें है, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। औरतों के लिए, फीमेल्स के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ जहां पर वो अच्छी तरह से काम कर सके और उनको मैटरनिटी जो है रिलीफ जो है वो भी मिल सके। तो इस तरह से वुमेन्स का खास ख्याल रखा गया कि उनके लिए वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, एक ऐसे अच्छा माहौल होना चाहिए जहां पर वो काम कर सके। कोई हैजार्डियस जॉब, कोई खतरनाक जॉब उनको ना दिया जाए, या ज़्यादा दूर जो है उनको जो है ना भेजा जाए और ऐसे काम में ना लगाया जाए जहां वो काम नहीं कर सकती है। अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड, हालांकि अभी तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है कि औरतों को अपने ही गांव में काम दे दे, उनको अपने ही गांव में जॉब दे दे, लेकिन एक डायरेक्शन दी गई है कि वुमेन्स के लिए एक ऐसा अच्छा एनवायरनमेंट तैयार होना चाहिए और उनके ऊपर ज़्यादा जो है रेस्ट्रिक्शन ना लगाई जाए और मैटरनिटी रिलीफ वगैरह बेनिफिट भी उनको मिल जाए। इसी तरह आर्टिकल 43 भी इसमें आया, लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, यानी वर्कर्स के लिए जो है आपको काम करना है, उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए, उनको पेंशन मिलनी चाहिए। जो आजकल हम देखते हैं लेबर कार्ड वगैरह बनता है जहां पर वर्कर्स को बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए पैसा दिया जाता है, स्कॉलरशिप, अगर वो बच्चों की शादी करना उनके लिए पैसा दिया जाता है, उनको पेंशन मिलती है। इसी तरह से इसमें एक और आर्टिकल बाद में ऐड कर दिया गया वर्कर्स के हवाले से, वो है 43A, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, कि जो इंडस्ट्रीज है उनकी मैनेजमेंट में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, इनको उसमें लाया जाए, इनको भी कंसल्ट किया जाए, क्योंकि वर्कर भी पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन होते हैं, पार्ट ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, तो इनको मैनेजमेंट अपने कंट्रोल में ले, इनकी यूनियन को एक्सेप्ट करे। इसी तरह 47 आर्टिकल भी आता है, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड उसको इम्प्रूव करने के लिए स्टेट को काम करना चाहिए। एक ऐसा मतलब जो है खाना प्रोवाइड करे लोगों को, उनको हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करे, उनके लिए वाटर, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करे और एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करे जिसमें उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है अप हो जाए। जिसमें आजकल आप देखते हैं वो जो शौचालय वगैरह बनाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि आप घर में शौचालय बनाइए, हम पैसा देंगे, वो क्या है? वो यही है कि लोगों को, इतने गरीब थे हिंदुस्तान के लोग कि उनके लिए शौचालय बनाने के लिए भी पैसा नहीं था, तो गवर्नमेंट ने कहा हम पैसे देंगे, आप अपने घर में शौचालय बनाओ ताकि सफाई रहे। तो ये बेसिकली एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। तो ये आ गए हमारे सोशलिस्ट। उसके बाद है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन गांधीयन, कि गांधी का आइडिया क्या था, गांधी कैसे हिंदुस्तान बनाना चाहता था। तो उसमें जो प्रिंसिपल्स है, इसमें दो प्रिंसिपल है 43 47, जो लिबरल भी है, जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल भी है, और गांधी, जिनको मैंने यहाँ अंडरलाइन किया है। तो ये जो है 40 आर्टिकल पहला आता है इसमें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। गांधी का पहले से एक ख्वाब था, ड्रीम था कि इंडिया जो है एक ऐसा इंडिया जो है वो गांव में रहता है, 80% पीपल आर लिविंग इन विलेजेस। तो विलेजेस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को होती है कि वो शहर नहीं जा पाते, अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई मसला होता है तो गाँव में ही उसका सोल्यूशन निकले। इसलिए गांधी ने आइडिया दिया था पंचायत का, विलेज पंचायत का। और हालांकि जब 1950 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, उस वक्त इंडिया में कोई पंचायती राज नहीं था, कोई पंचायती सिस्टम नहीं था, लेकिन ये बाद में 57 के बाद और बाद में 73rd 74th अमेंडमेंट में पंचायत को 3 टायर बनाया गया, विलेज लेवल एट ग्राम पंचायत, विलेज लेवल, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल। और इस तरह सारे हिंदुस्तान में गाँव के अंदर पंचायत उसको ऑर्गेनाइज किया गया। हालांकि इसकी डायरेक्शन थी पहले से ही आर्टिकल 40 में, जो गांधीयन प्रिंसिपल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। और फिर आर्टिकल 43 जो मैंने ऊपर आपको बताया, ये सेम है दोनों जगह पे, इसमें 43B ऐड कर दिया गया, ये भी 42nd अमेंडमेंट में हुआ। इसमें क्या हुआ, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, जो गाँव के अंदर छोटे छोटे कारखाने होते हैं, जो गाँव के लोग घर में चलाते हैं, तो उनको प्रमोट करना। क्योंकि गांधी चाहता था कि हर एक विलेज एक रिपब्लिक बने, हर एक विलेज सेल्फ सफिशिएंट बने, ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो। क्योंकि अगर गांव तरक्की की ओर होगा तो इंडिया तरक्की करेगा। तो इसलिए गांव के अंदर जो छोटे छोटे कारखाने होते हैं, इन ट्रेड्स को, इन कारखानों को, इन चीज़ों को, इस बिजनेस को, इस ट्रेड को बढ़ाना है, जिसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट किया गया। और गवर्नमेंट इसके लिए लोन्स दे रही है, हैंडीक्राफ्ट हो हमारा, हम जब कालीन बनाते हैं, शाल बनाते हैं कश्मीर में, या और बहुत सारी चीज़ें गाँव के अंदर तैयार की जाती है, इनको प्रमोट करने के लिए।
इसी तरह आर्टिकल 47 इसमें ऐड कर दिया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, गांधी जी को काफ़ी फिक्र थी इसकी। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट्स, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस, कि जो SC ST और OBC है, इनकी हालत बहुत ख़राब थी आज़ादी से पहले, और इसलिए गांधी ने कहा था कि इनकी एजुकेशन और इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का खास ख्याल रखा जाए। और ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल बनाया गया कि स्टेट को SC ST और OBC के लिए एजुकेशनल और इकोनॉमिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, और वो गवर्नमेंट करती भी है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वालों को सिर्फ रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब में नहीं मिलती, बल्कि इनको एडमिशन में भी वो फैसिलिटी दी जाती है, इनके लिए हॉस्टल्स बनाए जाते हैं, इनको स्कॉलरशिप्स दी जाती है, जिससे इनको इकोनॉमिकल और एजुकेशनल डेवलपमेंट हो जाती है। ये आर्टिकल 46 है, गांधी प्रिंसिपल, जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल आता है। 47 ऑलरेडी हमने ऊपर एक्सप्लेन किया है। अब आता है 48, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री। गांधी एग्रीकल्चर के हवाले से और एनिमल हस्बेंड्री के हवाले से बड़ा सीरियस था। वो चाहता था कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो, हम विदेशी नहीं, स्वदेशी पे डिपेंड करें। इसलिए गांधी खुद एक बकरी को पालता था, गोट उसके पास थी, उसका दूध लेता था, और वो चाहता था कि हम इस इंडस्ट्री को भी डेवलप करें। हमारे पास ये गाय हो, हमारे पास जो है ये एनिमल्स हो, हम इनको पालें, ये हमारे खेतों में काम आएंगे, इनसे हम दूध ले सकते हैं, तो ये हमारे डेवलपमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तो हमें इनके लिए काफ़ी काम करना चाहिए। ये भी इसमें एक आर्टिकल ऐड कर दिया गया। उसके बाद आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, जो लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल कहे जाते हैं। और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, आर्टिकल है आर्टिकल 44, जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, UCC। पढ़ा है इसके बारे में कुछ सुना? यस सर। हाँ, आवाज नहीं आ रही वहां से। सर सुना है मगर पढ़ा यस नहीं। सर। UCC सुना है? सुना है जी सर। UCC जो है ये आजकल काफ़ी चर्चा में है, पिछले 2-3 साल से काफ़ी चर्चा में है। UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैंने इसके ऊपर एक लेक्चर भी वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब पे, आप देख लेना उसको बाद में, वहाँ पूरा डिटेल में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि इंडिया में बेसिकली जो है लॉज 2 किस्म के हैं। एक है क्रिमिनल लॉ, जो कॉमन है, यूनिफॉर्म है सबके लिए, यानी जिसमें फॉर एग्जाम्पल कोई मर्डर करेगा, कोई चोरी करेगा, या कोई भी क्राइम करेगा, तो चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, हायर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, मेल हो, फीमेल हो, सजा एक जैसी मिलेगी। समझ रहा आपको? वहां पे कोई दूसरी सजा नहीं मिली, क्योंकि ये यूनिफॉर्म, क्रिमिनल लॉज हमारे यूनिफॉर्म है। उसमें कोई नहीं कहे कि मैं मुसलमान हूं तो मुझे ये सजा नहीं मिलेगी। हालांकि इस्लाम कहता है अगर कोई मर्डर करेगा उसको उसको भी फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन हमारे हिंदुस्तान का कानून ऐसा नहीं है। या चोरी करेगा कोई, उसके हाथ काट दो, लेकिन इंडिया में किसी चोर के मुसलमान चोर के हाथ नहीं काटे जाते। यहाँ तो जो कानून है उसी के मुताबिक काम होता है, क्योंकि वो हमारे क्रिमिनल लॉज यूनिफॉर्म है, एक जैसे हैं। फिर हमारे रहते हैं सिविल लॉज, जिसमें हमारा फैमिली लॉ आता है, यानी जो हमारे फैमिली मैटर्स है, मैरिज या जो इनहेरिटेंस है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, उसमें अलग अलग लॉज अप्लाई होते हैं। हिंदूज के लिए अलग लॉज है, मुसलमानों के लिए अलग लॉज, जिनको हम मुस्लिम पर्सनल लॉ भी कहते हैं, जिनको हम लॉ में फैमिली लॉ बोलते हैं। जब आप इंशाल्लाह लॉ की कोर्स में ज्वाइन करोगे, आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा फैमिली लॉ। तो फैमिली लॉ में क्या पढ़ाया जाता है? यही मुस्लिम लॉ क्या होता है, हिंदू लॉ क्या होता है। मिसाल के तौर पे कल जज के पास कोई केस जाएगा और कहा जाएगा ये वो इंसान है जिसने दूसरी शादी की है, पहली बीवी घर में थी, वो जिंदा थी, उसके साथ इसकी मैरिज थी, तो इसने दूसरी शादी की है उसको पूछे बगैर, तो जज क्या उसको उठा के जेल में डाल देगा? नहीं सर, नहीं सर, फैमिली लॉ देखेगा। वो पूछेगा पहले इसका रिलीजन क्या है, वो हक है क्या है ना? देने का। वो He पूछेगा is a भाई, Muslim, then he will not be punished. हाँ वो पूछेगा पहले बताओ इसका रिलीजन क्या है। जब उसको एडवोकेट साहब बताएगा कि जनाब ये तो मुसलमान है, कहेगा फिर क्या मसला है, इनके इस्लाम में तो देखा गया है ये ये चार चार शादियां कर सकते हैं, इसलिए इसको छोड़ दीजिए, इसको कोई सजा नहीं मिलेगी। लेकिन जब जज को सर- बोलेंगे एक मिनट, जज को बोलेंगे कि ये हिंदू है, तो कहेगा हाँ हिंदू लॉ में तो ये पनिशमेंट है, हिंदू लॉ में इसको सजा मिलेगी, इसको ये सजा दीजिए, इसको जेल में डाल दीजिए।
तो यहाँ पे वो रिलीजन देख के वो सजा देता है, क्योंकि ये मुस्लिम पर ये फैमिली लॉ की बात आ गई, क्योंकि ये यूनिफॉर्म लॉ यहाँ पे नहीं है। समझ आ रहा आपको? ओ यस सर। जी सर। तो इसलिए ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी। इसी तरह बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो मुसलमानों के लिए अलग होते हैं, हिंदुओं के लिए अलग होते हैं। लड़की की बात करेंगे। अब अगर कोई मुसलमान लड़की कोर्ट में जाएगी और कहेगी कि भाई मेरे भाई ने 2 कनाल की जमीन रख ली है और मुझे 1 कनाल दी है आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, तो जज नहीं बोलेगा ना इंसाफी, आपको भी 2 कनाल मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन इस्लाम में इसी तरह होता है। उसमें भी मुस्लिम पर्सनल लॉ आता है। ये बहुत सारी चीजें हैं। तो ये तो पहले से चला आ रहा है। अब हालांकि इसमें इंटरफेयर हो रहा है आजकल, वो चीज़ें तो हो रही है। बहुत सारी केसेस आए जिसमें हम देखते हैं कि इंटरफेयर हो गया इन चीज़ों में। जैसे ट्रिपल तलाक का आपने रिसेंटली सुना होगा कि पहले मुसलमानों में वो ट्रिपल तलाक होता था, बाद में उसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। कुछ चीज़ों में इंटरफेयर हो रहा है, लेकिन अभी तक ये कम यूनिफॉर्म एक जैसे नहीं हुए। समझे आपको? यूनिफॉर्म लॉ नहीं बने, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। एक प्रिंसिपल रखा गया है कि हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, हिंदुओं के लिए और मुसलमानों और सारी कम्युनिटीज के लिए। लेकिन अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हाँ, जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो चाहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करे, लेकिन इसके नताइज बड़े मुश्किल होते हैं। मुसलमान या बाकी कम्युनिटीज उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सिर्फ मुसलमानों का ही मसला नहीं है। इंडिया के अंदर कुछ आदिवासीज है, कुछ बैकवर्ड एरियाज है, वहाँ पे उनका अपना एक अलग कल्चर होता है। वो उसी के मुताबिक अपने फैमिली लॉज वगैरह को चलाते हैं। डिफरेंट टाइप्स के कल्चर So, हैं। मतलब won't this violate our own rights, मतलब as Muslims, और मतलब कोई भी शख्स, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो और क्रिश्चियन फॉर दैट मैटर, तो won't it violate their rights? कौन? आप कह रहे हैं ये मतलब वायलेट कर अगर रहे हैं? अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है फॉर एग्जांपल कंट्री में, अच्छा अच्छा, तो ठीक। जो अलग अलग मतलब कम्युनिटीज के लोग हैं, तो क्या ये राइट्स को वायलेट नहीं करेगा उनकी? वही मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ से तो आप कह रहे हो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको अपने मजहब की आज़ादी है। जो मजहब आपको कहता है आपको उसी के मुताबिक चलना है, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन। लेकिन यहाँ से जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाओगे, दैट मीन्स आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होगा। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहाँ रहेगा? फिर तो कल, फिर वो अब मतलब ये ये सिर्फ सारी चीजें मैरिज का मसला कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। है। कल आपको कहा जाएगा चाइना की तरह कि अगर दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो आपको 6 साल तक 6 महीने तक जेल में जाना होगा, क्योंकि चाइना वालों ने कुछ साल पहले, अब शायद आज वो हटा दिया है, उन्होंने पूरा यस सर, कानून बनाया था। 1 हाँ, हाउ टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ी तो चाइना ने कानून पास किया कि अगर किसी के यहाँ दूसरा बच्चा पैदा हुआ, चाहे वो मुसलमान है या कोई भी है, तो उसको 6 महीने तक जेल में डालेंगे। तो ऐसा कानून तो फिर यहाँ भी बन सकता है कल को, कि इंडिया की पॉपुलेशन भी ग्रो हो रही है, क्योंकि मुसलमान तो नहीं मानते हैं बर्थ कंट्रोल, 4-4 5-5 बच्चे रखते हैं, तो कहेंगे भाई दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो जेल में डाल दो इनको। और मुसलमान कहेंगे तो हमारे रिलीजन में इंटरफेयर हो गया, हम क्यों एक ही बच्चा रखेंगे। ये हर एक चीज में इंटरफेयर होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इसके ऊपर अभी डिस्कशन ही चल रहा है। लेकिन यहाँ पर इसको रखा गया है कि इन फ्यूचर इसके बारे में डिसाइड किया जा सकता है। बट सर सर उत्तराखंड में हुआ? हाँ, सर गोवा में अभी है ना एक्टिवली, गोवा में तो पहले से था। सर उत्तराखंड में ये बेसिकली करता है ना मैटर। देखिए, ये मसला ये भी है कि जहाँ मेजॉरिटी होगी, अगर किसी इलाके में मतलब एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी है, तो वहाँ पे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड आ सकता है। बट इन इंडिया वी हैव अ डाइवर्सिटी। आपको यहाँ बाकी कम्युनिटीज का भी सोचना है, तो आप एक ही कम्युनिटी के बारे में नहीं सोच। अब जहाँ पे यूनिफॉर्म जैसे लोग हैं, एक जैसे लोग हैं, तो वहाँ पे आप कर सकते हो। कुछ गोवा में पहले से था, अब झारखंड वालों ने भी किया, कुछ और स्टेट्स भी सोच रही है कि हम इसके ऊपर काम करें। लेकिन पूरी तरह से जो है इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं किया गया। अभी ये डिस्कशन और डिबेट का टॉपिक है। तो आगे बढ़ते हैं सर इसको आर्टिकल रखा 45 में। सर हाँ, इसको रखा ही क्यों? अगर इनको पता था यहाँ पे डाइवर्सिटी है तो रखा ही क्यों इन्होंने? ये गाइडलाइंस है। ये गाइडलाइंस है कि मतलब इन ये फ्यूचर गाइडलाइन क्यों थी? मे बी इसमें ये भी एक चीज हो सकती है कि इन फ्यूचर, क्योंकि आज तो हम कह सकते हैं, हो सकता है 10-20 साल के बाद मुसलमानों की आइडियोलॉजी भी बदल जाए और वो भी इस बात को एक्सेप्ट करने लगे कि भाई हाँ जी, एक जैसा कानून होना चाहिए। तो अगर लोगों को कोई एतराज नहीं है तो फिर हो सकता है ये इम्प्लीमेंट हो जाए।
क्योंकि बट वक्त ये के साथ साथ चीज बहुत सारी चीजें बदलती है। आज से 20 साल पहले जिस चीज को आप गलत समझते थे, आज लोग उसको नॉर्मल समझते हैं। तो ये इसीलिए रखा गया। और पता नहीं वो जो फाउंडिंग फादर्स थे, आपको पता है कल भी मैंने बताया था कि उसमें मेजॉरिटी थी नॉन मुस्लिम्स की, तो उन्होंने ये चीजें रख दी। तो उनको लगा कि इस वक्त तो नहीं करेंगे, फ्यूचर में ऐसा करेंगे। अच्छा, 45 हमारा है प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, कि स्टेट को चिल्ड्रन को, बच्चों को जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। और ये जो 45 आर्टिकल है ये इंप्लीमेंट हो गया कहां पर? आर्टिकल 21 आर्टिकल 21A। हाँ, आर्टिकल 21A, 21A 86th अमेंडमेंट 2002 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई ये बहुत अच्छा फंडामेंटल राइट है, हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया भी, और इसको आर्टिकल 21 में जगह दे दी, इसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया। पहले आप इसके लिए क्लेम नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आप इसके लिए क्लेम कर सकते हैं कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सबको, बच्चों को मिलनी चाहिए। इसी तरह फिर आर्टिकल 48 ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, ये ऊपर का आर्टिकल है, ये रिपीट हुआ यहाँ पे। तो 48A है, असल में नया आर्टिकल ऐड हुआ है, वो है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ, कि जो एनवायरनमेंट है इसको प्रोटेक्ट करना और वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट्स को बचाना। क्योंकि 1950 में ये बड़ा मसला नहीं था, एनवायरनमेंट बहुत साफ था, फॉरेस्ट्स भी प्रोटेक्टेड थे, वाइल्ड लाइफ भी ठीक थी। लेकिन बाद में सेम अमेंडमेंट जो हमने कहा 42nd अमेंडमेंट, उसमें इसको ऐड कर दिया गया, एक नया आर्टिकल बनाया गया, क्योंकि उसमें 4 आर्टिकल ऐड हुए। एक उसमें आर्टिकल ऐड हुआ जो भी हम लास्ट में पढ़ेंगे। एक हो गया 39A फ्री लीगल एड का, और 41A पार्टिसिपेशन वर्कर्स इन मैनेजमेंट का, और 48A यानी टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट को कानून बनाना चाहिए, क्योंकि एनवायरमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और स्टेट इसके लिए काम करेगी। ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल बना दिया गया, और इसमें स्टेट अब काम भी कर रही है। वो इस चीज़ को जो है इसके ऊपर काफ़ी काम कर रही है, इसको बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले। क्योंकि आजकल आप देखते हैं दिल्ली के अंदर एनवायरनमेंट ख़राब हो गया है, उस वजह से आपने देखा पिछले साल वहाँ ऑड इवन का कंसेप्ट आया, एक दिन 1 नंबर की गाड़ी चलेगी, दूसरे दिन दूसरे नंबर की गाड़ी चलेगी। या वहाँ पर CNG को इम्प्लीमेंट किया गया कि पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को ख़त्म कर दो, इसकी जगह आप CNG या इलेक्ट्रिक बसेस को लाओ, क्योंकि एनवायरनमेंट को बचाना है। फॉरेस्ट को, या वाइल्ड लाइफ एक्ट पास हुआ जिसमें वाइल्ड एनिमल्स की प्रोटेक्शन की बात की गई। इस तरह 49 आर्टिकल आता है प्रोटेक्शन ऑफ मोनोमेंट्स एंड प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। जो हमारे मोनोमेंट्स है, दिल्ली का कुतुब मीनार है, लाल किला है, इनकी प्रोटेक्शन करना भी स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जिन ये चीज़ हमारे नेशनली इंपॉर्टेंट है, इनकी नेशनल इंपॉर्टेंस है। एंड आर्टिकल 50 कहता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, क्योंकि इंडिया में सेपरेशन का कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, दी अदर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर्स असल में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का फ्यूचर है, और यहाँ पर भी आर्टिकल रखा गया फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी होना चाहिए फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, इनसे उसको सेपरेट कर दिया जाए। इसी तरह 51 आर्टिकल प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड सिक्योरिटी के लिए इंडिया को, स्टेट को काम करना चाहिए, क्योंकि इंडिया ने नॉन वायलेंस का कंसेप्ट दिया था। इंडिया वो देश है जिसने पूरी दुनिया को नॉन अलाइनमेंट का कंसेप्ट दिया। ये वर्ल्ड वार के खिलाफ काम कर रहे थे, ये इम्पीरियलिज्म के खिलाफ काम कर रहे थे। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आते हैं। और लास्ट पे अमेंडमेंट्स हमने देखे, 42nd अमेंडमेंट यहाँ पे है जो 1976 में हुई। 3 नए आर्टिकल इसमें ऐड कर दिए गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। 39A टू प्रोवाइड द फ्री लीगल एड टू द पीपुल, 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, 48A टू प्रोटेक्ट द एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। और उसके बाद एक और अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट हुई 1978 में, जिसमें ये जो है स्टेट टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन इनकम, यानी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है, इस इनकम को जो है, स्टेटस को जो है रिड्यूस किया जाएगा, ये ऐड कर दिया गया। इसी तरह 86th अमेंडमेंट में 45 आर्टिकल को फंडामेंटल राइट 21A बनाया गया। और इसी तरह 97th अमेंडमेंट हुई 2011 में, जिसमें 43B को ऐड किया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट लाया गया। तो ये चीज़ें जो है ये अमेंडमेंट्स फंडामेंटल राइट्स में की गई है। और आज जो हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़, सॉरी, ये डायरेक्ट प्रिंसिपल जो है
ये स्टेट के डायरेक्टिव्स है और इनको कहा जाता है ये पॉजिटिव है। एक और चीज यहाँ पे मुझे याद आई कि फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर पॉजिटिव। दैट मीन्स कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो स्टेट को कहा जाता है कि आपको ये करना है, अगर नहीं किया तो हम आपको कोर्ट में लाएंगे। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉजिटिव है, ये डायरेक्शंस है और इसका ये मकसद है कि हमें वेलफेयर स्टेट को एस्टेब्लिश करना है। और फंडामेंटल राइट्स है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल डायरेक्टिव्स है, वो जस्टिसेबल है, ये नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस है इनके अंदर और Yes, जो हमने इसको एक्सप्लेन किया इसमें ये आर्टिकल, ये अमेंडमेंट्स, ये एक्ट्स आपको याद रखने हैं ताकि इसके बारे में जो है आपको अवेयरनेस हो जाए। ठीक है, ओके सर। Okay. चलिए अल्लाह Yes, का sir. शुक्र है कि